करते हुए दिखाई जाता है, जिससे बाजी को चोट लगती है और वो ब्योंगसू का हाथ ट्विस्ट करते हुए अपने पेट से नाइफ निकालते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ ये नाइफ ज्यादा डीप नहीं गया। और फिर वो उसे अपने पीछे काउंसलिंग रूम तक आने के लिए कहते हैं। काउंसलिंग रूम पर आते ही टीचर दरवाजा बंद करते हुए ब्योंगसू को मिरर दिखाने के लिए कहते हैं और अपनी शर्ट निकाल कर कट पे टाके लगाने लगते हैं। फिर बाजी उससे पूछते हैं, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा, तुम्हें तो सही से स्टैप करना भी नहीं आता। ये सुनकर ब्योंगसू चिल्लाते हुए कहता है, ये उसने खुद किया है, उसे ऐसा करने को किसी ने नहीं कहा। तब बाजी नाइफ को ब्योंगसू के हाथ के पास मारते हुए कहते हैं, तुमने जो मुझे अटैक किया था उसकी वजह से तुम जेल भी जा सकते हो, तुम्हें पता है ना, मर्डर अटेम्प्ट के केस में। ये सुनकर ब्योंगसू घबराते हुए कहता है, वो लोग बहुत ही खतरनाक है, मैंने उसका नाम लिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ये सुनकर बाजी उसे रूम से जाने देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोगों को बदलने का मौका मिलेगा तब भी फिर भी तुम नहीं बदलोगे, तुम जैसे बच्चों का कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कोई तुम्हारी हेल्प भी करना चाहेगा तब भी तुम उसे मदद करने का मौका नहीं दोगे। ये बातें सुनकर ब्योंगसू कहता है, मैं आपको चाहते हुए भी बता नहीं सकता क्योंकि वो लोग मुझे जान से मार देंगे अगर मैंने अपना मुंह खोला तो। फिर वो बताता है, देसुक हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं था, वो सबके साथ अच्छे से बिहेव करता था और घुल मिल के रहता था और उसे बाकी के बच्चे भी पसंद करते थे और वो मार्क्स भी अच्छे लाता था। और दूसरी तरफ रियू ज्यादातर सीनियर के साथ हैंग आउट करता था और वो पहले से ही बड़े बच्चों के साथ मिलकर वीक बच्चों को बुली किया करता था। देसुक और रियू दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं था। लेकिन एक दिन टीचर रियू के बेहुदा हरकतों से तंग आकर उसे क्लास में अच्छे से बिहेव करने को कहती है। ये सुनकर रियू बिल्कुल भड़क जाता है और टीचर को अपने काम से मतलब रखने को कहता है और उन्हें धमकी देता है कि वो अपने डैड के असिस्टेंट से कहकर उसको टीचर के पोस्ट से हटा देगा। फिर वो टीचर को हिट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी देसुक उसे ऐसा करते देखकर उसे एक ही पंच में नॉक कर देता है और इसी दिन से देसुक के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। सभी पुलिस उसे मारने लगते हैं और क्लास में उसे आउटकास्ट डिक्लेयर कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रियू के कहने पर देसुक के डैड को जॉब से भी निकाल दिया जाता है। बहुत दिनों तक ऐसे स्कूल में टॉर्चर होने के बाद देसुक रियू से कहता है, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे डैड को भी जॉब से निकलवा दिया, फिर भी ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो। तब रियू बोलता है, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मर नहीं जाता। जिसके कुछ दिन बाद देसुक खुद ही सुसाइड कर लेता है लेकिन टीचर्स ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और पुलिस ने भी रियू पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और ऐसे ही रियू स्कूल पे पुलिस का लीडर बन गया। और मुझे लगता है मेरा भी हाल देसुक की तरह होने वाला है। उसकी बातें सुनकर बाजी को नींद आने लगती है और उन्हें सोते देख कर ब्योंगसू भड़क जाता है। ये देख कर टीचर उससे कहते हैं, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें सिर्फ एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट से डर लगता है। तभी टीचर अपने फोन पे ब्योंगसू को कुछ दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि अभी कुछ उन्हें मजे करने दो। और ये सीन यही कट होता है और अब हमें रियो और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ वो आपस में बात कर रहे होते हैं। हमने उस लूजर ब्योंगसू से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं की थी, वो किसी भी काम का नहीं है, उसे एक काम दिया था वो भी सही से नहीं कर पाया। तभी वहाँ बाजी ब्योंगसू के साथ आते हैं और पुलिस से कहते हैं, कैसे हो तुम सब, वैसे ये जगह काफी अच्छी है चिल करने के लिए। तभी पुलिस ब्योंगसू से कहते हैं, अब तो तू गया, तू भी उस देसू की तरह मरेगा अगर तू इस टीचर का साइड हुआ तो। फिर टीचर ब्योंगसू के कानों में धीरे से कहते हैं, मैंने जैसा सिखाया था वैसा करना। फिर ब्योंगसू एक पंच में रियू को नॉक कर देता है। ये देखकर रियू के दोस्त ब्योंगसू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी टीचर बीच में आते हुए उन दोनों को साइड कर देते हैं। फिर टीचर ब्योंगसू के पंच की तारीफ करते हैं। तब रियू ब्योंगसू को कहता है, तू तो अब गया, अब तू कुत्ते की मौत मरेगा। ये सुनकर ब्योंगसू से न्यूज देखने को कहता है जिसमें बताया जाता है कि उसके डैड को करप्शन के चार्ज पर अरेस्ट कर लिया गया है, जिसे देख कर रियू बहुत ही शॉक होता है। तब उसका दोस्त भी गुस्से में उससे पूछते हैं, ये सब क्या है। फिर हमें रियू के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके डैड उसे मार रहे होते हैं और उसके डैड उसे बहुत बुरा ट्रीट करते हैं। फिर वो कहते हैं, इतने बड़े लॉ मेकर और पॉलिटिशियन का बेटा होने के बाद भी वो एक निकम्मा है जो ना ही पढ़ाई में अच्छा है और ना ही किसी दूसरे काम में। उसके कारण उसके डैड को शर्म आती है लेकिन घर के बाहर स्कूल में उसे लोग किंग जैसा ट्रीट करते हैं। लोग उससे डरते हैं, इवन उसके ऑर्डर भी फॉलो करते हैं। सिर्फ उसके डैड के पोस्ट की वजह से लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करते, जिसकी वजह से वो जो मन चाहे वो कर सकता है, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है और वो अपने डैड के पावर्स को एंजॉय करता है। पर एक दिन उसके बुली और टॉर्चर करने की वजह से एक बच्चे की मौत हो जाती है, जिससे वो डर जाता है कि ये बात उसके डैड तक ना पहुंचे। पर जैसे ही पुलिस उसे काउंसलिंग रूम पे पूछताछ के लिए बुलाती है तब उसे पता चलता है कि ऑफिसर उसके डैड के रेपुटेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, इस कारण उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये सुन के वो बहुत ही खुश होता है और खुद को स्कूल का किंग समझने लगता है। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रियो रियलाइज करता है कि अब वो सिर्फ एक मामूली बच्चा है और अब उसके पास ना ही कोई पावर है और ना ही अपने डैड का नाम यूज कर सकता है। पुलिस में से एक जो पहले रियो का दोस्त हुआ करता था वो भी उसे गुस्से में कहता है, ओए तेरे पावर सिर्फ तेरे डैड के कारण थे, अब वो जेल में है इसलिए अब तू
तू भी किसी काम का नहीं है। ये सुनकर रियो गुस्से में कहता है, क्या तुम में से किसी ने मेरे डैड को जेल जाते हुए देखा है? अगर वो जेल भी गए तो कुछ दिन में ही बाहर आ जाएंगे, फिर मैं तुम सबको देख लूंगा। ये सुनकर उसका बुली दोस्त उसके मुंह पर थूक कर चला जाता है। फिर रियो अपने मन में सोचता है कि एक बार मेरे डैड फ्री हो जाए, उसके बाद मैं इन सबको जान से मार दूंगा। तब बाजी उनसे कहते हैं, तुम सब कितनी बकवास करते हो, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो रियो की तरफ देखते हुए कहते हैं, अभी तेरे पास कुछ भी नहीं बचा और ना ही तेरे डैड कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छे दोस्त बना लेते तो शायद तुम्हारे काम आ जाते। ये सुनकर रियो गुस्से में टीचर पर चिल्लाने लगता है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तू कितना घटिया टीचर है। तब बाजी उसे जवाब देते हुए कहते हैं, अब मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आज मेरा लास्ट डे है और कल से स्कूल फिर से पहले की तरह होने वाला है। और ये सीन यही कट होता है। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। बाजी के स्कूल से जाने के बाद फिर से स्कूल पहले जैसा हो जाता है और स्कूल में स्टूडेंट्स फिर से बुली करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार उनका टारगेट रियो होता है। वो उसे क्लास में आउटकास्ट डिक्लेयर कर देते हैं। उसे स्टूडेंट्स वैसे ही मारते हैं जैसे वो उन्हें मारा करता था। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, घर पे भी उसका हाल बुरा था। उसके डैड उसे कुत्ते की तरह मारा करते थे, क्योंकि उसकी एक क्लिप जिसमें वो टीचर पर हाथ उठा रहा था और स्टूडेंट्स को बुली कर रहा था, वो एक न्यूज में आ जाता है और उसके वजह से एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी। ये भी न्यूज पे दिखाया जाता है और उसके घर के बाहर न्यूज रिपोर्टर्स की भीड़ लग जाती है। ये सब देखकर उसके डैड अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि किसी को भी अंदर आने मत देना और वापस रियो को मारने लगते हैं। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाई जाता है जहाँ रियो ये सब सोचकर पागल होने लगता है और स्कूल पहुंच जाता है और विंडो तोड़कर क्लास में पेट्रोल लाने लगता है ताकि वो पूरे स्कूल को जला सके। अब आगे रियो स्कूल में पेट्रोल गिराते हुए सिर्फ एक ही वर्ड बोले जा रहा था, मार दो मार दो, मैं उन सभी को सुबह होते ही मार दूंगा। ऐसा करते हुए उसे कोई देख रहा था। तभी एक आदमी उसे लात मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब हमें पता चलता है ये आदमी कोई और नहीं बल्कि बाजी होते हैं और वो कहते हैं, तुम अभी भी एक बच्चे हो, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि तुमने क्या गलत किया है? आज से तुम्हारा रियल एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। तब रियो डरते हुए कहता है, ओए बुड्ढे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये लाइटर अभी बंद कर, पेट्रोल पूरी मेरी बॉडी पर गिरा हुआ है। ये सुनकर बाजी हंसते हुए कहते, अच्छा तो ऐसी बात है, मगर तुम अभी तो कुछ ऐसे ही करने वाले थे। उसके बाद वो लाइटर नीचे गिरा देते हैं। अपनी चारों तरफ आग को देखकर वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है। वो बचने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करता है, मगर चारों रास्ते बंद होने के कारण वो एक जगह डरते हुए बैठकर बाजी से हेल्प मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो सभी चीजों के लिए और मुझे बचा लो। ये सुनकर बाजी फायर एक्सटिंग्विशर ऑन करके सभी आग को बुझा देते हैं और कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें सब कुछ रियलाइज हो गया होगा। तुमने जो मूवी में देखा था उसके हिसाब से पेट्रोल से लगा हुआ आग काफी स्लो होता है। मेरी एक बात सुनो, ये सिर्फ एक एडवाइस है। सच बोलने से पता नहीं चलता बल्कि तुम्हारे कामों से रिफ्लेक्ट होता है। तुम्हें पता चल गया था फ्लेम्स काफी स्लो है, इसलिए तुम भागने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें पता है जिन्हें तुमने बुली किया था उनके साथ क्या हुआ, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ। तुम्हारे एक्शन की वजह से कितने लोगों की लाइफ खराब हो गई, तुम्हें पता भी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात तो तुम्हारे दिमाग में घुसी होगी। जब तक तुम दूसरे लोगों को बुली कर रहे थे तब तक तुम्हें पता नहीं चला कि आखिर बुली होना कैसा फील होता है। इसलिए तुमने जो कुछ भी किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यही एक ट्रू एजुकेशन है जिस पर मैं बिलीव करता हूँ। उसके बाद वो उसे दीवार के साइड धक्का देते हुए कहते हैं, तुम्हें जितना भी रिग्रेट हो रहा है उसे अब अपने दिल के अंदर रखो। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि ये सभी बोझ मैं लाइफ टाइम के लिए सहना होगा। ये सब सुनकर ही वहीं पर रोने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ आ गया उसने क्या गलत किया है। और ये सीन यही कट होता है। अब हमें अगले दिन बाजी को न्यूज पर दिखाया जाता है जहाँ वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि आखिर उन्होंने स्कूल में कैसा फील किया था और उन्होंने रियो के सभी क्राइम्स को दुनिया के सामने लाया। इस वजह से रियो अरेस्ट हो गया और उसके सभी साथी भी, जिनकी वजह से देसू की जान गई थी। फिर वो कहते हैं, मैं पॉलिटिक्स से उतना फेमिलियर तो नहीं हूँ, मगर मुझे जहाँ तक पता है वहाँ तक रियो के फादर को पार्टी से निकाल दिया गया और जो पॉलिटिकल मेंबर्स इस मामले को हैंडल नहीं कर पाए उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इस न्यूज के कारण सभी को बाजी के टीचिंग स्टाइल के बारे में पता चल गया। इस बात को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्शियल न्यूज और वीडियोस भी सामने आई। इधर किम इन सभी न्यूज को देखते हुए सोच रहा था अभी बाजी कैसे होंगे। अब हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कहती है, ये सभी क्वेश्चन तुमसे इंटरव्यू के टाइम पूछे जाएंगे। ऐसे टाइम में जब स्टेट एजुकेशन क्राइसिस में है, इस टाइम हमें अपना आंसर तैयार रखना होगा। इससे लोगों को पता चलेगा हम सभी काम के लोग हैं और उनकी चिंता करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। ये सुनकर वो आदमी कहता है, इसे साइड में रखो, मुझे आदत नहीं है पहले से प्रिपेयर होकर जाने की, मैं सब हैंडल कर लूंगा। नाम सुनी हो, मैंने इसे बिल्ड किया है, मैं रिपोर्टर्स को दिखा दूंगा, उनका क्वेश्चन मुझे डरा नहीं सकता। तभी उनके कार के सामने एक बंदा आ जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि रियो के फादर होते हैं। उन्हें देखते ही ड्राइवर कार स्टॉप कर देता है। फिर वो लेडी बाहर निकलने लगती है इसे हैंडल करने के लिए, मगर वो आदमी मतलब कैंग सुन कहता है, रहने दो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। उन्हें देखते ही रियो के फादर कहते हैं, क्या तुमने मेरे अफेयर्स को एक्सपोज किया है? यह सुनकर कैंग कहता है, भले ही तुमने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया मगर तुम भी सेम पार्टी में हुआ करते थे, फिर मुझे डराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब वो कहते हैं, हम क्लासमेट हुआ करते थे और हम साथ में लंच भी करते
करते थे। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कल की ही बात है। आखिर मैंने गलत क्या किया है, जवाब दो। ये सुनकर कैंग कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता तुमने क्या गलत किया है? हर दिन तुम न्यूज पे आकर अपने आप को एक महान इंसान दिखाने की कोशिश करते थे और टाइम पड़ने पर तुम मेरे पास आकर मुझे ही गाली दिए जा रहे हो। ये तो गलत कर रहे हो तुम। तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चल रहा है तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तुम्हें अपने बच्चे को सही से पालना चाहिए था। अब हमें पता चलता है ये कैंग अभी कोरिया का हेड मिनिस्टर है। अब ये 69 ईयर्स का है और उसने अपना करियर 43 पर स्टार्ट किया था। इसे किसी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये अपने दुश्मन पर डायरेक्ट अटैक करना पसंद करता है। इसका डोमिनेटिंग स्टाइल पूरे कोरियन सिटीजन को पसंद आता है। उसके बाद कैंग मीडिया के सामने आकर बोलता है, मैं तैयार हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए। फिर एक रिपोर्टर पूछता है, आपने जो अभी कुछ टाइम पहले एक लॉ पास किया था जिसके हिसाब से टीचर्स कोई सा भी मेथड यूज करके स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दे सकते हैं, क्या आप इसे हल्का इलाबोरेट करके हमें समझा सकते हैं? ये सुनकर कैंग पूछते हैं, तुम मेरे से अब ये क्यों पूछ रहे हो? ये लॉ पूरे 2 साल पहले पास हुआ था और अभी तक तुम चुपचाप बैठे थे, मगर तुम सब 2 साल बाद इसको याद कर रहे हो। अभी तक तुम क्या कर रहे थे? हमने स्कूल मेथड और करप्शन को सही करने के लिए हमने टीचर्स को स्पेशल पावर दिया ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके। तब रिपोर्टर कहता है, आप इस मेथड को कॉर्पोरल पनिशमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। तब कैंग बताते हैं, स्टूडेंट्स को बात तब समझ आती है तब उन्हें मारा जाए या हिट किया जाए। तभी एक फीमेल रिपोर्टर कोई बच्चों की चोट दिखाते हुए कहती है, ये सब क्या है? ये तो साफ साफ फिजिकल वायलेंस दिख रहा है। तब कैंग कहती है, ये सब बुली की वजह से हुआ है। क्या आपने अभी कुछ दिन पहले का न्यूज देखा जहां एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था? बुलिड होने की वजह से स्टूडेंट एक सेफ इन्वायरमेंट डिजर्व करते हैं। अभी तक बच्चे इतना कुछ सह रहे थे, तब तो आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया। अब हल्का सा चोट लग गया तो आप मुंह उठाकर यहाँ पर आ गए। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि हम स्टूडेंट को बचाए जो कि बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, और आप लोग एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछे जा रहे हो जिससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप सभी रिपोर्टर है जिनका काम है सच को सामने लाना, मगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग यहाँ पर सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अब अपना वो फालतू का रिकॉर्ड रख दो। मैं कोरिया का एजुकेशन मिनिस्टर सब संभाल लूंगा, इसलिए कोई भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। और जितने भी पेरेंट्स है वो सभी मुझे कॉल करना बंद करो, समझ गए? और आज के बाद से इस पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू होंगे उन्हें मैं पहले ही रिजेक्ट कर दूंगा। इधर उनका न्यूज बैठकर बाजी देख रहा था और कहता है, इन्होंने बोला था ये सब संभाल लेंगे, मगर ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर रहे हैं। आखिर ये नंबर 6 सेनेटर पर कैसे पहुंचे? तभी एक आदमी पीछे से आकर बोलता है, क्या तुम इंसान हो? तब बाजी कहते हैं, डैड आप यहाँ पर कैसे आए? अब हमें पता चलता है कैंग जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है वो बाजी के फादर है। फिर वो बाजी को मारते हुए बोलते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है डैड से? फिर वो कुकीज खाते हुए बोलते हैं, ये कितना एक्सपेंसिव है? तब बाजी बोलता है, ये गाय उनका फेवरेट है, मुझे लगा था आपको पता होगा। फिर बाजी उनसे पूछता है, वैसे आपका कॉन्फ्रेंस कैसा गया? ऐसा लग रहा था जैसे रिपोर्टर्स और पेरेंट्स दोनों अपोज कर रहे हैं। तब कैंग कहते हैं, उन्हें करने दो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर बाजी बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रेसिडेंट का जो रनर अप होने वाला था वो स्टॉप हो गया। आखिर इस बारे में गायुन क्या सोचती होगी? अभी बाजी किसी के कब्र के पास खड़ा था और शायद ये कब्र गायुन की है। तब उसके फादर कहते हैं, एक मरा हुआ इंसान कभी भी अपना बदला नहीं लेता और जिंदा इंसान ठीक इसका अपोजिट करता है। आखिर आज का दिन इतना ब्राइट क्यों है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पर कैंग बहुत ही दुखी दिख रहे थे। फिर वो बाजी को चलने के लिए कहते हैं। तब वो कहता है, मैं कुछ देर यहीं रुकूंगा और मेरा अगला टास्क कौन सा है? तब कैंग बताते हैं उसका अगला टास्क सैमसंग स्कूल है। उसके हेडमास्टर ने मेरे से पर्सनली रिक्वेस्ट किया है उस स्कूल को हैंडल करने के लिए। तब बाजी बोलता है, स्कूल वाले नॉर्मली इसे हैंडल कर लेते, अगर खुद हेडमास्टर ने रिक्वेस्ट किया है मतलब यहाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो स्कूल जाते हुए सोचता है, देखते हैं ये स्कूल कितना बेकार है। तभी उस सीढ़ियों पर कुछ स्टूडेंट देखते हैं जो एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं तो स्कूल के बुली के हेड आमने सामने खड़े होते हैं। फिर एक बुली बोलता है, हेलो इलेक्ट्रिशियन, तुम्हारी आज की डेट कैसी गई पिकाचू के साथ, और तू मुझे कैसे देखे जा रहा है? तब दूसरा बोलता है, तेरा कार वॉश का बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या तुझे कोई लेसन चाहिए? उसके बाद दोनों गैंग्स कुत्ते की तरह लड़ने लगते हैं। ये देखकर बाजी स्माइल करते हुए कहते हैं, ये गैंग वॉर अच्छा है, मतलब मेरा जॉब इस वॉर को रोकना है। अब हमें एक बच्चे के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बताता है, जब मैं छोटा था तब मुझे कार बहुत पसंद थे, भले ही वो टॉय ट्रक या कुछ भी क्यों ना हो जिसके अंदर व्हील्स होते थे, वो सभी चीजें मुझे पसंद आती थी। इसलिए मैंने बचपन में डिसाइड कर लिया था मुझे बड़े होकर क्या बनना था। इसलिए मैं इस स्कूल में आया क्योंकि यहाँ कार मैकेनिक क्लास थी। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक स्टूडेंट गैंग वॉर को देखकर सोचता है, यहाँ रेगुलर ये सब होता है, मैं फालतू में इस कार वाले स्कूल में आ गया। अब हम सीरियस फाइट देखते हैं दोनों गैंग में जहाँ कार वॉश वाला स्टूडेंट नीचे गिरा हुआ था। फिर वो पूछता है, अबे तू फाइट क्यों नहीं कर रहा? क्या तू हमें ज्वाइन नहीं करने वाला? ये सुनकर वो स्टूडेंट फाइट करने जाता है मगर वो बुली से उल्टा ही पिट कर आ जाता है और नीचे पड़े हुए सोचता है, मैं इन
सभी चीजों से परेशान हो चुका हूँ। तभी बाजी उसके सामने से निकल जाते हैं, जिसे देखकर वो बच्चा सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे देखा है, और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें प्रिंसिपल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेडमास्टर कहते हैं मैंने सोचा नहीं था आप इतनी जल्दी आ जाओगे, मैंने तो आपको सुबह ही कांटेक्ट किया था, आप पहले ड्रिंक लीजिए। फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर इशू ये है कि मैं आपको कैसे बताऊँ। तब बाजी बोलते हैं मुझे पहले से पता है, मैं अभी वही देख कर आ रहा हूँ, 2 क्लासेस के बीच में गैंग वॉर चल रही है, ये स्कूल सबसे ज्यादा बेकार है। अब हम कार वॉश वाले गैंग को जिम रूम में देखते हैं, जहाँ उनका हेड एक बंदे को मारते हुए कहता है मैंने तुम सबको बोला था ना कि तुम्हें कम से कम एक बंदे को तो हराना ही होगा, क्या तुम सब एक बंदे को भी संभाल नहीं सकते। इधर वो स्टूडेंट सोच रहा था अगर मेरे पास टाइम मशीन होता तो मैं पीछे जाकर अपने आप को कार से खेलने से रोकता और बोलता रोबोट से खेलने के लिए। मैं अपने आप को समझाता कि कार में इन्वॉल्व ना हो। पहले दिन तो सिर्फ एक नॉर्मल सी फाइट हुई थी हायरार्की डिसाइड करने के लिए, एक तरह से ये देखना था कि किसकी कितनी औकात है। और उसके अगले हफ्ते अल्फा पोजीशन के लिए फाइट होना स्टार्ट हो गया, और उसके 1 महीने बाद सेकंड थर्ड ग्रेड्स के लिए फाइट होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये सभी सिस्टम बेकार हो गया और हर दिन फाइट होना स्टार्ट शुरू हो गया, और मेरे जैसा इंसान सिर्फ पिटने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। मैंने 2 साल इसलिए झेल लिया क्योंकि मुझे कार में बहुत इंटरेस्ट था, और अब मैं थर्ड ईयर में पहुंच चुका हूँ, और फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होते ही मुझे पता चल गया था कि ये फाइट और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब हमें पता चलता है कार वॉश वाले बुली का नाम ली होंग है, और इंजीनियरिंग क्लास में इसके ग्रेड सबसे कम आते हैं। ये सिर्फ अपने क्लास को एक अल्फा क्लास बनाना चाहता है, और ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले इसका टाइटल जीतना होगा। फिर वो स्टूडेंट बोलता है मुझे नहीं पता ये हम सबको भी इसमें क्यों घसीटता है। तभी ली मतलब बुली हेड योंग के पास जाकर कहता है तुम हमारे क्लास के टॉप स्टूडेंट हो, तुमने बहुत मेहनत किया है इसलिए तुम बैठकर आराम कर सकते हो। उसके बाद वो आगे जाने लगता है। ये देखकर योंग को चैन की सांस आती है, मगर तभी ली उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है क्या तेरे जैसे इंसान को मेरी क्लास में होना जरूरी था, तू कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही तू हमारे किसी काम का है, आखिर तू इस स्कूल में कर भी क्या रहा है। ये सुनकर योंग सोचता है मैं इस स्कूल में पढ़ने के लिए आया था, फिर ये मेरे से ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। तभी वहाँ पर बाजी की एंट्री होती है, और वो आते ही कहते हैं वो यहाँ पर पढ़ने आया है, स्कूल पढ़ने की जगह होती है, फिर भी तुम एक स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये सुनकर ली उनके पास जाकर कहता है ओए बुड्ढे तू कौन है। तब बाजी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं मैं एक फील्ड इंस्ट्रक्टर हूँ एजुकेशन ब्यूरो की तरफ से, मैं बाजी आपको सर्विस देने आया हूँ, क्या तुमने न्यूज नहीं देखा। तब ली बोलता है नहीं मैं न्यूज नहीं देखता। उसके बाद वो बाजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर बाजी उसे एक पंच में ही नीचे गिरा देते हैं। ली को गिरा हुआ देखकर उसके सभी मेंबर्स शॉक्ड होते हैं। फिर बाजी योंग को बुलाते हुए उनकी हेल्प करने को कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रिशियन वाले ग्रुप को देखते हैं, वहाँ पर भी एक मीटिंग चल रही थी, जहाँ उनका हेड कहता है वो कार ऑब्सेस्ड लोग फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें जल्दी से जल्दी रोकना होगा। इस अल्फा का नाम होंगी है। फिर वो बताता है यहाँ टॉप पर इलेक्ट्रिशियन रहते हैं, समझ आया। तभी एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर अनाउंस किया जाता है डियर इलेक्ट्रिशियन ध्यान से सुनो, मैं कार मैकेनिकल लूजर स्टूडेंट योंग हूँ, मैं कार मैकेनिकल लूजर स्टूडेंट योंग हूँ, और मैं तुम सभी का शिकार करके रहूंगा, तुम सब मेरे से जिम में मिलो। ये सुनकर सभी बुली जिम की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ उनका स्वागत बाजी करता है। फिर वो सबको मारते हुए कहता है सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, आज से कार वाले और इलेक्ट्रिशियन वालों का ज्वाइंट क्लास होगा, और जो मैं लूंगा, और जो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता वो आगे निकल कर आ जाओ। ये सुनकर वो बुली पूछता है आखिर तू कौन है बे। फिर जैसे ही बाजी अपना इंट्रोडक्शन देता है वैसे वो बुली उसे पहचान लेता है और कहता है तुम तो वही हो ना, यूट्यूबर फेमस हो रहे हो, मगर ये बात याद रखना कि हमारा स्कूल डिफरेंट है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो। उसके बाद वो बुली वहाँ से जाने लगता है। तभी बाजी अपने स्टिक से उसे मारते हुए कहते हैं क्या मैंने तुझे परमिशन दी यहाँ से जाने की। ये सुनकर वो बुली गुस्सा होते हुए कहता है भले ही दूसरे लोगों ने अपना लेसन सीख लिया हो, मगर अभी तुझे पता नहीं है कि तूने एक सोते हुए शेर को जगा दिया, अगर तू ऐसे ही बिहेव करता रहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू एक टीचर है या फिर अडल्ट। ये सुनकर बाजी हंसते हुए कहते हैं ये सोता हुआ शेर कहाँ पर है, मैंने बोला था तुम मेरे पास आ सकते हो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तो आफ्टर ऑल लेसन नंबर 1 मेरे अथॉरिटी के अंदर आता है। ये सुनकर वो बुली स्टिक से बाजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर बाजी उसके चिन्ह पर अटैक करते हुए उसे दूर गिरा देते हैं और कहते हैं तुम अभी तक कितने मैच्योर हो, तुम्हें तो सही से फाइट करना तक नहीं आता। इधर उस बुली के दोस्त उठाने लगते हैं, मगर होंगी उठता ही नहीं है। ये देखकर इलेक्ट्रिशियन गैंग का नंबर 2 स्टूडेंट बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने सभी मेंबर्स को भेजता है बाजी को मारने के लिए। ये सब देखकर ली होंग स्माइल करते हुए सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूँ 30 मिनट पहले मैं इनकी तरह ही हुआ करता था। इधर बाजी एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को मारे जा रहे थे। ये देखकर वो बुली सोचता है आखिर ये है कौन, ये तो बहुत ही
डरावना और फास्ट है। फिर बाजी उसके पास जाते हुए पूछते हैं, क्या तुम फाइट बैक नहीं करने वाले? ये सुनकर वो बोली डरते हुए मना करने लगता है। फिर बाजी उसका गर्दन पकड़कर उठाते हुए कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इस गैंग को तुम ही लीड कर रहे थे, तुम उनके लीडर हो, तो तुम्हारा एक्शन रिफ्लेक्ट करता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद वो उसे मारकर साइड करते हुए पूछते हैं, क्या किसी और को बगावत करनी है? अगर करनी है तो आगे आ जाओ, और नहीं करनी तो अपनी सीट पर बैठ जाओ। स्कूल पढ़ने के लिए होता है, ना कि गैंग वॉर करने के लिए। अभी मैंने तुम्हें जो टेस्ट पेपर दिया है वो तुम्हारा किस्मत डिसाइड करेगा, इसलिए अपने बेस्ट देना। क्वेश्चन पेपर देखकर योंग को पता चल जाता है कि ये पेपर तो एलिमेंट्री लेवल का है। फिर वो जल्दी से उन्हें सॉल्व करके बाजी को दे देता है। आखिरकार वो स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट जो ठहरा। और ये सीन नहीं कट